रूप में दिखता है। और वैदिक एज स्टार्ट होती है 1500 बीसी, मतलब बिफोर कॉमन एरा से 600 बीसी। इस पीरियड के टाइम इंडिया के नॉर्दर्न वाले पार्ट में और थोड़ा सा इंडस वैली से थोड़े आगे की तरफ जो गंगा है उसके आसपास के एरिया में आपको दिखेगा। और इसे समझने के लिए हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। इस दो पार्ट में हम लोग देखते हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा लेटर वैदिक। अर्ली वाला जो है वो 500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच, ये वाला टाइम पीरियड अर्ली वाला है। इस टाइम हमें एक वेद दिखने लग जाता है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद आर्यों का एक टेक्स्ट है, काफी ज्यादा फेमस है। चार वेद हम देखेंगे जिसमें से सबसे पहला ऋग्वेदा इसी टाइम में आता है। और ऋग्वेद इस टाइम में आता है तो कई बार अर्ली वैदिक पीरियड को एक और नाम से जाना जाता है, ऋग्वैदिक पीरियड। और फिर उसके बाद 1000 से 600 बीसी, ये वाला लेटर वैदिक पीरियड। ये दो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड होता है। और दो पार्ट में डिवीजन का मेन रीजन होता है कि दोनों के बीच डिफरेंस है काफी ज्यादा। और डिफरेंस का रीजन कि लोग दोनों की समझ अलग है, दोनों के पास नॉलेज अलग है, दोनों के पास मेटल अलग है, इसलिए हम इस चीज को डिवाइड करते हैं। और वैदिक एज को ही आप लोग कह सकते हैं, ये लोग जो जहां से आए उसे कहते हैं आर्य। आर्य का मतलब होता है ग्रेट पर्सन। और आप लोगों ने कभी महाभारत या रामायण देखी होगी तो वहां पे बोलते हैं आर्यपुत्र। तो वो ये सारी चीज है। और बोला जाता है कि आर्य लोग, संस्कृत के जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं और खासकर ईरान, इराक, अरब वाला जो क्षेत्र है वहां से आए थे। और इन लोगों का इंडिया आने का मेन पर्पस था फूड और वाटर। आप लोगों को पता है कि भाई सऊदी अरब, ईरान, इराक में काफी ज्यादा डेजर्ट, वाटर बहुत कम है। तो इन लोगों ने इंडिया के बारे में सुना होगा। तो इन लोगों को लगा अगर वहां वाटर और फूड हमें मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है। शुरुआत में इनका पर्पस था कि ये लोग यहाँ पे आएंगे, फूड इकट्ठा करेंगे, अपना सारा सामान लेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन जब ये इंडिया आए और जब इन्होंने इतना ज्यादा फूड देखा, प्लांट देखे, साथ में इतना सारा वाटर देखा, तो ये लोग आ तो गए लेकिन वापस नहीं गए। तो ये लोग पागल से हो गए कि भाई इतना सारा पानी। तो इंडिया को ये लोग एक स्वर्ग की तरह मानने लगे। और फिर उसके बाद ये लोग वापस ही नहीं गए और यहीं पे रह गए। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई इन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों को पीटा और ये लोग खुद नॉर्थ इंडिया में रहने लगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वो साउथ इंडिया में पहुंच गए। तो ऐसी थ्योरी चलती है, लेकिन उसका कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता कि लॉजिक के बेस पे उस पर कहें, बस एक थ्योरी के रूप में चलता है। और धीरे धीरे ये अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, जिसे हमने दो पार्ट्स में बांटा, उसका रीजन था कि भाई इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस दिखता है। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड वाले लोगों की अगर बात की जाए कि भाई ये ज्योग्राफी के लेवल पर कहां तक जानते थे इंडिया के बारे में, क्या इन लोगों को साउथ इंडिया के बारे में पता था। और दूसरी तरफ लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे उन्हें क्या पता था। तो ये लोग अगर बात करें
माउंटेन की, तो ये लोग हिमालय से परिचित थे, हिमालय के बारे में बोलते हैं। और साथ में ये लोग हिमालय को कहते हैं मंजूवत। इन्होंने बोला मंजूवत, मंजूवत का मतलब होता है ऊंची पहाड़ी। तो ये बोलते हैं कि मंजूवत है, और मंजूवत पे एक पीक है जिसका नाम है सिलावंत। और इस सिलावंत पर इन्हें एक लिक्विड मिलता है जिसे ये लोग कहते थे सोमरस। बोलते हैं कि यहाँ पर सोमरस मिलता है। और सोमरस का मतलब क्या होता है बाद में हमें पता चला। पहले हम लोगों को लगता था कि सोमरस मतलब अमृत होता हो, लेकिन बाद में चला सोमरस का मतलब लिक्विड, दारू, शराब, जो ये नेचुरल तरीके से बनाते थे, तो इसका मतलब ये लोग भी इंजॉय करते थे। इन लोगों का भी ट्रेडिशन होता होगा, फेस्टिवल पे जैसे हमारे यहाँ भांग पी जाती है, ये लोग भी पिया करते थे। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा माउंटेन है जिसका नाम है मंजूवत, और वहां पर एक सिलवंत है, और सिलवंत में हमें सोमरस मिलता है। तो ऐसे ये लोग हिमालय के बारे में जानते थे। और वही साउथ इंडिया के बॉर्डर की बात करें कि भाई साउथ में इंडिया में कहां तक जानते थे, तो साउथ इंडिया में ये अरावली पर्वत बस इनका एंड था। अरावली माउंटेन आप लोगों को पता है कि गुजरात से स्टार्ट होता है और राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर यहाँ तक जाता है। तो इनको अरावली पर्वत तक पता था बस। उसके बाद इन लोगों ने ना कभी जानने की कोशिश करी, ना इनको जरूरत पड़ी। तो अरावली माउंटेन तक इनका बॉर्डर था। वही लेटर वैदिक पीरियड वालों की बात करें तो ये लोग भी हिमालय को जानते थे, साथ में इन्हें भी पता था यहाँ पर सोमरस मिलता है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये लोग विंध्यन माउंटेन, विंध्यन माउंटेन जो एक तरीके से बॉर्डर बनाता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच, वहां तक ये जानते थे। तो इसका मतलब इनकी ज्योग्राफी थोड़ी ज्यादा थी। और साथ में ये लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहां पे 7 नदियां हैं, इसीलिए इन्होंने बोला सप्त सैंधव प्रदेश। और ये 7 नदियां कौन सी थी? ये 7 नदियां जो इंडस रिवर थी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन्हीं को ये लोग एक तरीके से बोलते थे सप्त सैंधव प्रदेश। 7 नदियों वाला एक तरीके से प्रदेश वाले एरिया में हम लोग रहते हैं। तो ये लोग रिवरों के बारे में काफी ज्यादा, क्योंकि इनका मेन पर्पस था इंडिया से वाटर लेना और अपनी जरूरतों को पूरा करना। तो ये लोग जानते थे झेलम के बारे में, जो अभी जम्मू कश्मीर में बहती है। और झेलम को एक नाम देते थे और ये बोलते थे वितास्ता, वितास्ता रिवर, जो मंजूवत सिलावंत के आसपास बहती है। तो झेलम को ये लोग जानते थे और वितास्ता के नाम से उसे बोलते। दूसरा, ये लोग चिनाब के बारे में भी जानते थे, और चिनाब को भी ये लोग अपने नाम से जानते थे, उसको बोलते थे अस्कनी, अस्कनी। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, कई बार मैच करने के लिए बोला जाता है कि भाई चिनाब नदी को आर्य वाले लोग किस नाम से जानते हैं? अस्कनी, वितास्ता, ये सारे संस्कृत के वर्ड हैं और उसी के बेस पे इनका नाम। ऐसे ये लोग रावी नदी, रावी रिवर के बारे में भी जानते थे। और ये वही वाली नदी है जिस नदी के कोस्ट पर नेहरू जी ने फर्स्ट टाइम इंडियन फ्लैग को फहराया था, और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने देश की फ्रीडम की बात की। और उसी रिवर के आसपास ये लोग भी रहते थे। और रावी को ये क्या कहते थे? परुष्णी।
परुष्णी के नाम से रावी नदी को जाना जाता है। फिर उसके बाद एक और रिवर जिसका नाम है ब्यास, और ब्यास रिवर को ये लोग क्या कहते थे? विपास। विपास के नाम से ब्यास रिवर जो सतलज की ट्रिब्यूटरी है उसी के नाम से। फिर उसके बाद सतलज, और सतलज को नाम देते थे सतुर्दी। तो ऐसे इनके पास ये रिवर थी। तो झेलम को ये नाम देते थे वितास्ता, चिनाब को अस्कनी, रावी को परुष्णी, ब्यास को विपासा, और सतलज को सतुर्दी, इस नाम से एक तरीके से जानते थे। तो इसका मतलब ये लोग रिवर के बारे में जानते थे, और इधर वाले लेटर वैदिक पीरियड वाले भी इन रिवर के बारे में जानते थे, साथ में वो गंगा रिवर के बारे में भी जानने लगे। और साथ में ये लोग अरावली पर्वत के वेस्ट साइड जो डेजर्ट था, थार डेजर्ट, उससे भी इन लोगों का इंट्रोडक्शन था। और ये लोग थार डेजर्ट को एक नाम से जानते थे जिसका नाम था धनवंतरी। ये बोलते थे कि धन है, धन का मतलब इनका था डेजर्ट। और लेटर वैदिक पीरियड वाले भी इस चीज से आइडेंटिफाइड। तो ऐसे इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो ये तो हमने जाना कि भाई इन दोनों का ज्योग्राफी कहाँ कहाँ था, कैसे कैसे इन लोगों का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें दिखती हैं। और अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो आपको एक मैप दिखेगा। ये देखिए, ये वाला जो मैप है, इधर तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखा ही था कि ये वाला मैप इंडस। ये वाला जो ग्रीन ग्रीन आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला अर्ली वैदिक पीरियड है। और फिर उसके बाद येलो वाला जो है, ये वाला लेटर वैदिक पीरियड। तो दोनों में डिफरेंस है। अर्ली वैदिक पीरियड ऐसे लगता है बस इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़े से आगे बढ़ गए, और लेटर वैदिक पीरियड वाले गंगा और यमुना का जो द्वाब है, फर्टाइल लैंड है, उसके आसपास दिखते हैं। तो दोनों में एक डिफरेंस लोकेशन को लेके है, और दोनों थोड़ा सा लेटर वैदिक पीरियड वाले ज्यादा जानते हैं और अर्ली वैदिक पीरियड वाले थोड़ा कम जानते हैं। तो ये हमने देखा कि भाई इनकी ज्योग्राफी क्या थी, टेरिटरी क्या थी। ये वाले लोग अभी भी इंडस के पास, ये लोग अभी गंगा और यमुना, इन दोनों के एरिया में एक तरीके से रहने लगे। और जो जो इनके पास रिसोर्स है, उस रिसोर्स के हिसाब से इनका काम चलेगा। तो इसी के बेस पे आती है इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या क्या डिफरेंस था। तो पहला हमने जाना ज्योग्राफी, अब हम सेकंड जानेंगे इकोनॉमी कैसी थी। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों में क्या लोग इनका प्राइमरी वर्क था, सेकेंडरी वर्क क्या था। इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि भाई ये प्राइमरी लेवल पे क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल फार्मिंग करते थे, और सेकेंडरी लेवल पे क्या करते थे, क्या क्या दोनों का है। तो ये दोनों चीजें भी हमें दिखती हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड जिसे हम ऋग्वैदिक कह सकते हैं, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड, उन दोनों की कंडीशन। तो इन दोनों में इकोनॉमिक लेवल पे क्या डिफरेंस था। इकोनॉमिक, ये अर्ली वैदिक पीरियड, इधर लेटर वैदिक पीरियड, इसे ऋग वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं। तो इन दोनों में इकोनॉमिक लेवल पे क्या डिफरेंस। इकोनॉमिक लेवल पे भी हमें कुछ डिफरेंस दिखेंगे कि कैसे ये लोग अपना जीवन जीते थे, कैसे सारी चीजें चलती थी। वही पहली बात आती है, सबसे पहला पॉइंट,
आप लोग भी इंडेक्स बनाते जाना, थोड़ा आसानी होगी इसको समझने में। सबसे पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर, जो बेस है किसी भी सिविलाइजेशन का या किसी भी सोसाइटी का। तो इनके यहाँ एग्रीकल्चर कैसा था, पहला पॉइंट यह। इन लोगों का अर्ली वैदिक पीरियड वालों को अभी थोड़ी ज्यादा नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में, और इसलिए इनका सेकेंडरी प्रोफेशन है। तो एग्रीकल्चर इनका सेकेंडरी प्रोफेशन है, और ये ओनली एक क्रॉप को जानते हैं जिसका नाम है यव, या जिसे हम जौ कहते हैं। इनके यहाँ एक क्रॉप होती है यव या जौ, जिसे आप बार्ले के नाम से भी जानते हो। बार्ले को ये लोग जानते हैं, आजकल उसे ओट्स के नाम से जानते हैं कि कैसे जौ मिलाया जाता है। तो हमने सुना भी है कि इंडिया में पहले जौ बहुत खाते थे लोग, और माना जाता है कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसमें आयरन न्यूट्रिएंट काफी ज्यादा होते हैं। तो जौ या बार्ले इंडिया की नेचुरल क्रॉप है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, शादी हो, हवन हो, हिंदू रिलीजन में सब जगह जौ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसका रीजन, पहला फूड ऋग्वैदिक पीरियड वाला। तो इसलिए शादी में जब डाला भी जाता है, सिर पर जो दूल्हा होता है उसके सिर पर डाला जाता है, तो जौ का उपयोग होता है। या यज्ञ की बात की जाए, वहां पे भी जौ का उपयोग है, बिना जौ के यज्ञ भी अधूरा माना। उसका रीजन कि ये आर्यों का सबसे पहला फूड था। लेकिन इधर वालों के पास, लेटर वैदिक पीरियड वालों के पास एक बड़ी ताकत आ गई, और वो थी आयरन। और हम लोगों ने देखा है गंगा यमुना द्वाब में रहते हैं, और गंगा यमुना द्वाब में जब आप वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड वाली साइड जाओगे तो आपको मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू में काफी ज्यादा कोल, काफी ज्यादा आयरन, ये सारी चीजें अवेलेबल। अब इनके पास आयरन हो गया है, और आयरन का फायदा क्या होगा? देखो, एक तो आयरन के ये लोग हल बना सकते हैं, साथ में आयरन के वेपन बना सकते हैं। और हल जब बनेगा और साथ में कुल्हाड़ी या जो भी ये चीज बनाना चाहते हैं, उससे ये लोग जंगल काटेंगे, और जंगल ज्यादा कटेंगे तो फर्टाइल लैंड मिलेगी, और फर्टाइल लैंड मिलेगी तो एग्रीकल्चर करेंगे। तो इनके पास आयरन होने की वजह से प्राइमरी प्रोफेशन हो गया एग्रीकल्चर, और बड़े लेवल पे ये लोग प्रोडक्शन करने लगे। तो प्राइमरी प्रोफेशन है इनका एग्रीकल्चर, जबकि अर्ली वैदिक पीरियड वालों का सेकेंडरी प्रोफेशन। तो ये लोग एग्रीकल्चर करने लगे, और ये लोग सिर्फ यव को नहीं जानते, राइस को भी जानते हैं, व्हीट को भी जानते हैं, मिलेट्स को भी जानते हैं। ये सारी क्रॉप एक तरीके से, और यव तो इनके पास है ही, यव भी है, राइस भी है, और भी बहुत सारी क्रॉप के बारे में जानते हैं। मतलब मल्टी लेवल पर क्रॉपिंग एक तरीके से करते हैं। और साथ में वीट, वीट का भी एक तरीके से यूज। यब तो हमें पता है कि बार्ले को कहते हैं, और ये लोग राइस को कहते थे ब्री। राइस का जो नाम था ब्री, ये लोग ब्री के नाम से राइस को कहते थे। तो ऐसे इनकी एग्रीकल्चर काफी बड़े लेवल पर है। अगली बात करें, एनिमल फार्मिंग। ये लोग एनिमल को फार्मिंग कैसे करते हैं? देखो, हमने जाना भी था एनिमल फार्मिंग के कई यूज हो सकते हैं। पहला, ये हमें फूड दे सकता है, मीट के रूप में, मिल्क के रूप में, ऐसे हमें फूड मिल सकता है। साथ में एनिमल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी एक पिलर होगा। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हम लोग एनिमल का यूज कर सकते हैं। और ये लोग फर्स्ट लेवल पर जो प्राइमरी इनका प्रोफेशन है वो एनिमल फार्मिंग है, क्योंकि इनके यहाँ एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुई थी।
एग्रीकल्चर ना डेवलप होने का एक सबसे बड़ा रीजन इनके पास आयरन का ना हो। अभी भी ये लोग कॉपर का यूज कर रहे हैं, साथ में स्टोन का यूज कर रहे हैं। और ये लोग पहली बार गाय काव आना स्टार्ट हो गई, गाय का यूज होगा और गाय इनकी माता बनेगी। और इनके यहाँ जो लड़ाइयां होती हैं वो सिर्फ गाय के लिए होती है। अलग अलग कबीले हैं, ग्रुप बने हुए, एक कबीले के पास गाय है, दूसरे कबीले के पास गाय है, किसी की गाय अच्छी है, किसी की गाय बेकार है, तो वो चाहता है कि दूसरे कबीले की गाय हमारे हाथ में जाए। इसलिए वार भी गाय के लिए होंगे और राजा का काम क्या होगा, गाय की सेफ्टी करना। तो इसीलिए यहां से गाय माता बनेगी इनकी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंड है गाय के ऊपर। गाय है तो इनकी इकोनॉमी सक्सेसफुल, फैमिली के लिए सब कुछ है। गाय नहीं है तो इनकी इकोनॉमी बेकार। साथ में क्योंकि आर्य लोग थे, अरब देश से आए थे, तो इनके पास घोड़े भी थे। हॉर्स का भी ये लोग यूज करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें घोड़े नहीं दिखते, लेकिन यहाँ पर घोड़े यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, वेपन के लिए भी यूज करते हैं, अपने वार के लिए भी ये लोग यूज करते हैं। इनके यहाँ एनिमल फार्मिंग सेकेंडरी प्रोफेशन है। सेकंड प्रोफेशन इनका एनिमल फार्मिंग है। ज्यादातर ये लोग एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं। इनके पास एलिफेंट है, साथ में हॉर्स तो है ही, साथ में गाय भी, ये सारी चीजें इनके पास भी है। और ये लोग थोड़े से ज्यादा डेवलप है, एडवांस है अपने मामले में। अगली बात की जाए, इनका क्राफ्ट कैसा था, ये लोग क्या क्या चीजें यूज करते थे, बर्तनों पे हमें क्या क्या चीजें मिली हैं। इनके यहाँ मड से या सॉइल से बने हुए जो पॉट थे वो हमें मिलते हैं, वे इनके यहाँ हैं। और सॉइल से बने हुए पॉट को कई बार कलर कर दिया जाता था, कई बार ब्लैक से, कई बार और चीजें। और साथ में इनके यहाँ रथ कंस्ट्रक्शन, रथ आप लोगों ने देखा होगा, इसमें घोड़े होते हैं, पीछे व्हील लगा होता है और ऊपर एक छत टाइप की होती है। तो रथ का डेवलपमेंट भी यहाँ पे होने लगा और घोड़े इनके पास हैं ही, तो उसी लिए। लेकिन इनकी पोइट्री में जो ये लोग बर्तन यूज करते हैं, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, या कहो ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। एक दो कलर के ही बर्तन मिलेंगे, या तो ब्लैक मिलेंगे या रेड कलर कर देंगे, ऐसा नहीं अलग अलग डिजाइन के हो। बस कीचड़ लिया, मड का यूज किया और उससे बर्तन बना दिए। तो ज्यादातर चीजें अपने यूज के लिए थी, लेकिन यहाँ पर क्राफ्ट में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। काफी बड़े लेवल पर पेंटिंग बनेंगी, साथ में और अलग अलग टाइप की मूर्तियां बनेंगी। और इससे इन लोगों के यहाँ ट्रेड भी बढ़ेगा, तो इन लोगों के सामान की डिमांड होगी वर्ल्ड लेवल। और ट्रेड बढ़ेगा तो राजा को टैक्स मिलेगा। इधर वाले लोग राजा को अभी टैक्स नहीं देते, है ही नहीं कुछ, दे कहां से। राजा को ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर दूध दे दिया, थोड़ा सा मीट खिला दिया, बस। राजा के पास पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो राजा टैक्स लेना स्टार्ट करेगा। और उस टैक्स को उस टाइम बोलते थे बलि। भैया आप लोगों को अगर सिक्योरिटी राजा दे रहा है तो आप लोगों को बलि देनी होगी। ये सारी चीजें इनके यहाँ। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रेड इनके यहाँ अभी इतना डेवलप नहीं है, लीस्ट डेवलप। और इनके यहाँ ट्रेड ठीक ठाक डेवलप है, सरप्लस है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। इनके यहाँ ट्रेड सरप्लस, धीरे धीरे किंग भी पावरफुल, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और लगभग किंग बोलता था कि भाई 1/16
आप लोगों को अपना 1/16 जो पार्ट है वो मुझे दे देना है। क्या रहेगा, मतलब अगर आपके पास 16 kg वीट हुआ है तो उसमें से 1 kg वीट मेरा। तो किंग को बड़ी आसानी से लोग दे भी देते थे, बोले ठीक है, जब इतना तुम हमारे लिए कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे लिए करते हैं। पर इनके यहाँ एक्सचेंज का सिस्टम क्या था, यहाँ पे भी बार्टर सिस्टम चल रहा है। बार्टर सिस्टम हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, एक गुड़ के बदले दूसरी गुड़। मेरे पास बकरी, उनके पास वीट, मैंने बकरी दे दी, उन्होंने वीट दे दिया। तो ऐसे ही इनके यहाँ बार्टर सिस्टम, अभी इनके यहाँ भी करेंसी नहीं है, सेम लेटर वैदिक पीरियड में होता है, यहाँ पे भी बार्टर सिस्टम है। तो एक्सचेंज का मीडियम अभी दोनों के पास यही है। और अगर हम इसके रूप की बात करें कि कैसा कल्चर था, कैसे लोग थे, सोसाइटी कैसी थी, तो ये वाली सोसाइटी थोड़ी कबीले टाइप की थी। कबीले जो ट्राइबल लोग होते हैं कुछ ग्रुप में, अपने ट्रेडिशन के बेस पे हो सकता है साथ हो, लेकिन एक खास बात थी, सोसाइटी में इक्वालिटी थी। क्योंकि ना वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन था, तो सबके साथ इक्वालिटी भी थी। देखो इक्वालिटी कैसे हो सकती है, अगर हमारे देश में सभी लोग गरीब हों तो इक्वालिटी होगी, और कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब तो इनइक्वालिटी। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में सबको अमीर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबको गरीब बनाना आसान। कुछ करना ही नहीं है, सब लोग गरीब रह सकते हैं। तो इसलिए इस कबीलाई समाज में सब लोग गरीब थे, इसलिए इक्वालिटी भी थी। किसी के पास ज्यादा ही नहीं था। जो बड़ा जमींदार है वो थोड़ा बैलगाड़ी पे घूम रहा है, जो छोटा जमींदार है वो पैदल चल रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आज के टाइम बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है आपको। एक गरीब आदमी पैदल चलेगा, अमीर आदमी हवाई जहाज में जाएगा, एरोप्लेन में बैठेगा। तो ये इनइक्वालिटी बढ़ती है। तो इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं जैसे जैसे रिसोर्स बढ़ता है सोसाइटी में, उस हिसाब से इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। और इसलिए इन लोगों के यहाँ हम कह रहे हैं इक्वालिटी है, और इक्वालिटी इस वजह से है सब लोग गरीब। ये इनके यहाँ धीरे धीरे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि राजा टैक्स लेने लग गया, बलि। राजा अपने आप को सुपीरियर घोषित करेगा, और राजा सुपीरियर घोषित करेगा तो उसके पास रिसोर्स तो होने चाहिए ना। तो रिसोर्स के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करेगा लोगों को, और सारी पावर अपनी तरफ सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इसलिए धीरे धीरे राजा थोड़ा सा पावरफुल होगा, और राजा पावरफुल होने के बाद अपनी पावर का मिसयूज भी करेगा, अपने बच्चों को भी सारी चीजें देगा, और जो राजा के खिलाफ जाएगा उसको धमकाएगा भी, मारेगा भी। ये सारी चीजें एक तरीके से, और इस वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी। यहाँ पे राजा के खिलाफ कोई नहीं है, क्योंकि राजा है ही कितना बड़ा। ये लोग भी खाना खा रहे हैं, साथ में राजा भी खाना खा रहा है। राजा की घर भी झोपड़ी से बना हुआ है, इनका भी बना हुआ है। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि सोना वोना ज्यादा हो, नॉर्मल है। राजा इनके साथ मिलता जुलता रहता है, पास पास ही बैठता रहता है। तो बस इतने ही पावर राजा के पास। तो ये इकोनॉमिक लेवल पे हमने देखा कि कैसे एग्रीकल्चर अर्ली वैदिक पीरियड का सेकेंडरी प्रोफेशन था, लेटर वैदिक पीरियड का प्राइमरी प्रोफेशन हो गया। अर्ली वैदिक पीरियड वाले बस एक क्रॉप से इंट्रोड्यूस थे, यव, जिसे बार्ले कहते हैं। वहीं लेटर वैदिक पीरियड वाले 3-4 क्रॉप से थे, यव भी था, राइस भी था, साथ में वीट भी था। एनिमल फार्मिंग अर्ली वैदिक पीरियड वालों का फर्स्ट प्रोफेशन है। गाय इनके जीवन का सबसे बड़ा सोर्स है, उसी के लिए वार होते हैं, साथ में हॉर्स को भी जानते हैं। और वहीं लेटर वैदिक पीरियड वालों का सेकंड प्रोफेशन। क्राफ्ट के मामले में अर्ली वैदिक पीरियड वाले पोइट्री बनाते हैं, लेकिन ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, रथ का भी डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड वाले पोइट्री में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इस वजह से उनके यहाँ ट्रेड भी बढ़ता है। ट्रेड जो अर्ली वैदिक पीरियड वाले में लीस्ट डेवलप है, बार्टर सिस्टम यूज किया जाता है, और लेटर वैदिक पीरियड में ट्रेड सरप्लस है, और साथ में यहाँ पे भी बार्टर सिस्टम।
सोसाइटी इकोनॉमिक लेवल पर इक्वालिटी काफी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि किसी के पास रिसोर्स ही नहीं है। और लेटर वैदिक पीरियड में इनइक्वालिटी है, क्योंकि अब राजा के पास, ब्राह्मण के पास रिसोर्स ज्यादा है और जो लेबर क्लास है उसके पास रिसोर्स कम है। तो ये इनके इकोनॉमिक लेवल पे एक तरीके से डिफरेंस था, कैसे ये लोग एक तरीके से चलते। और इकोनॉमी से ही अगली जो बात आती है वो आती है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल लेवल पे क्या था? पॉलिटिकल लेवल पे कौन सी पावर एक तरीके से रूल कर रही थी? क्या डिसेंट्रलाइज सिस्टम था या सेंट्रलाइज सिस्टम था? कैसे इनके यहाँ लॉ बनते थे, कौन डिसीजन लेता था जस्टिस का? ये सारी चीजें एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट। तो पॉलिटिकल सिस्टम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड होता है। तो जैसी ताकत कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर को मिलती है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे आज के टाइम इंडिया की अगर इकोनॉमी अच्छी है तो हमारा वर्ल्ड लेवल पे नाम भी अच्छा है। तो ऐसा ही इनके यहाँ देखिए। तो पॉलिटिकल लेवल पे सबसे पहले कोई ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें या अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो वहां पर हमें कुछ दिखेगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? राजा, जो किंग है, ये हेड है किसका? कबीले का। ट्राइबल लोग जो है उस कबीले का हेड है। और इसका काम है वॉर के टाइम लीडरशिप देना अपनी प्रजा को। और वार किस लिए होते हैं? गाय के लिए, काव, कि कोई हमारी गाय चुरा ना ले जाए। ये इसका मेन काम। लेकिन ये अभी ज्यादा पावरफुल नहीं है, वीक है काफी। और उसका रीजन क्या है? रिसोर्स नहीं है। ज्यादा कुछ बोलता है तो आसपास के दोस्त ही इसको थप्पड़ मार दे, अरे ज्यादा उछलो मत, इतनी ज्यादा पावर नहीं तुम्हारे पास, हम भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तुम भी ऐसे ही कपड़े पहनते हो, क्या डिफरेंस है? बस बना दिया तुम्हें। तो इसलिए ये थोड़ा सा कम अपने आप को हिटलर टाइप का दिखाता है। इक्वालिटी है, पावर सेंट्रलाइज नहीं है, थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज है। लोगों को भी बोलने का मौका है और लोग ही डिसाइड करते हैं कौन हमारा राजा बनेगा। और राजा को इलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं, इलेक्शन होता है। पब्लिक डिसाइड करती है कौन हमारा राजा बनेगा और जिसको मेजोरिटी मिलती है वो राजा बनेगा। और राजा की जो पहचान है वो किससे? कबीले से, ना कि राजा की वजह से कबीले की पहचान। ये भी इस बात को शो करता है कि राजा या किंग अंडर है किसके? सोसाइटी के। तो किंग एक छोटी यूनिट है और सोसाइटी बड़ी यूनिट है। यहाँ ऐसे इन लोगों का दिखाई देता है। और अगर बात करें राजा के पास एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होगा ही क्या जब पैसे ही नहीं है? कोई कितनी इसको सर्विस देगा? कुछ अपने दोस्तों को जोड़ लेता है, कुछ बुजुर्ग लोगों को जोड़ लेता है, बस यही सारी चीजें इनके यहाँ। कुछ सोल्जर है छोटे लेवल पर, ज्यादा बड़े सोल्जर नहीं है, मन करता है तो चलते हैं साथ, नहीं मन करता तो राजा बोलते हैं राजा जी आज थके हुए हैं, आज नहीं देंगे। क्योंकि ये रोज राजा के पास भी ज्यादा पावर नहीं है, ऐसा ही नहीं इसको सजा दे दे। उसके अलावा कुछ लोगों को एज अ सीक्रेट एजेंट रखा गया है, क्योंकि इनकी गाय बहुत चोरी होती है। तो सब लोगों को बोला जाता है भैया रात में तुम लोग एज अ वॉचमैन काम करोगे, रात में तुम लोग एज अ वॉचमैन करोगे। तो इनके यहाँ इनको जरूरत थी सीक्रेट एजेंसी की, और वो सीक्रेट एजेंसी इनके यहाँ डेवलप हुई। तो इनके यहाँ सीक्रेट एजेंसी है, और जिसे ये लोग कहते थे स्पस। जैसे हमारे यहाँ अभी रॉ है, आईबी है, ये एक तरीके से सीक्रेट एजेंसी है, ऐसा ही इनके पास था। और साथ में
यहां पर कुछ इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट है जिनके बेस पे डिसीजन लिया जाता है। जैसे एक है सभा, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी राज्यसभा। दूसरी है समिति। इस समिति में भी डिसीजन लिए जाते हैं कि भैया कैसे काम चलेगा। और ये सभा समिति पेड़ के नीचे बैठ गई, कभी कभी तालाब के पास बैठ गई, एक तरीके से पंचायत है। और ये सारे लोग मिलते हैं और मिलके एक तरीके से डिसीजन लेते हैं। और साथ में एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है विदित। और विदित इंस्टीट्यूट का काम क्या है? कुछ डिसीजन लेना। सोल्जर या नॉन सोल्जर से रिलेटेड जो डिसीजन है कि भाई आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे डिसीजन विदित वाली इंस्टीट्यूशन लेती। राजा भी इसमें है, लेकिन सब लोग एक तरीके से मिलकर एक तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो राजा के पास पावर सेंट्रलाइज नहीं। तो सभा जो हमारे राज्यसभा की तरह है, जिसमें हमारे सीनियर लोग एक तरीके से बैठते हैं। तो ऐसे ही इनके यहाँ भी जो इनके बुजुर्ग लोग थे, ओल्ड लोग थे, वो इस सभा को बना रहे। और ये सारे लोग मिलके डिसीजन लेते थे कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये सभा में बुजुर्ग लोग सब साथ में रहते थे, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस रहता था। और ये सभाई मिलके जस्टिस का काम करती थी कि अगर किसी ने गाय चुराई है और उसको पकड़ा लिया तो उसको सजा क्या मिलेगी। ये सारे डिसीजन सभा लेती। दूसरा, समिति बिल्कुल लोकसभा की तरह, जहां पर डिबेट होती थी कि राजा ने ये सही किया, वो गलत किया। कुछ लोग सजेशन देते थे कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर डिबेट का एक तरीके से, डिस्कशन का एक तरीके से सदन था। और आपस में लोग डिस्कस करते थे और उसके बाद ये सारी चीजें होती। और अच्छी बात ये थी, इन सभा, समिति और विदित में वुमेन को अलाउ था। इसका मतलब वुमेन के पास भी पॉलिटिकल पावर थी। वुमेन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। कोई भी वुमेन या तो सभा का मेंबर बन सकती है, या समिति का, या विदित का। जिसमें वो बनना चाहती है उसमें वो एज अ मेंबर काम कर सकती है। और अगर वो कुछ सजेशन देना चाहती हैं तो सजेशन भी उनको दिया जा सकता है। ऐसे एक तरीके से इन लोगों का सिस्टम पॉलिटिकल लेवल पे चल रहा था। तो हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज है। राजा के बेस पे सब कुछ नहीं हो रहा है। राजा के अलावा और सारे लोग एक तरीके से काम करते हैं। और साथ में अथर्ववेद जो है वो ये बोलता है कि ये इंस्टीट्यूशन, सभा और समिति, ये प्रजापति की दो बेटियां हैं, डॉटर हैं। तो अथर्ववेद हमें बताता है कि सभा और समिति प्रजापति इसकी डॉटर है। तो इसका मतलब वुमेन की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट थी। इसीलिए उसको एक तरह देवी की तरह पूजा भी जाता था। लेकिन एज कंपेयर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, थोड़ा सा वुमेन की पावर गिरी थी। और उसका रीजन था डर। देखो, गाय तो चोरी होती है, लेकिन एक कबीला दूसरे कबीले को थोड़ा नीचे दिखाने के लिए उनकी वुमेन को भी कैप्चर करते थे। और साथ में उनका रेप करना हो या उनको सजा देनी हो, वो सारी चीजें करते। इसलिए वुमेन को थोड़ा सा बाहर जाने से रोका जाता था कि आप लोगों को बाहर नहीं जाना, हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग देख लें, आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से बोलते थे। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट की बात करें तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थोड़ी सी बड़ी होती जाती थी। तो इनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट में जैसे सबसे पहले जो था वो था कुल।
कुल मतलब फैमिली। एक तरीके से फैमिली सबसे छोटी यूनिट, जिसमें एक माँ से जो बच्चे हुए हैं वो कुल कहलाते। उसके बाद आता है विश, या जिसे आजकल हम लोग वंश कहते हैं। वंश थोड़ा बड़ी चीज है, जिसमें ब्लड वाले ही नहीं, नॉन ब्लड वाले चाचा ताऊ, साथ में और भी सारे लोग जो आसपास आपके हैं विलेज में, वो सब भी इसमें आते हैं। और उसके बाद इस विश के बाद बनता था जन, जो उस गांव में सारे लोग रहते हैं वो जन है। और जन से मिलकर बनता था कबीला, जो एक ट्राइबल ग्रुप। ऐसे इनके यहाँ यूनिट थी, सबसे छोटी यूनिट कुल, उसके बाद विश, फिर उसके बाद जन। ऐसे ये लोग एक तरीके से करते। तो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा था अर्ली वैदिक पीरियड वालों का, या आप कह सकते हो ऋग वैदिक पीरियड वाला। तो अगली बात आती है फिर लेटर वैदिक पीरियड वालों का क्या था। तो लेटर वैदिक पीरियड वाले थोड़े से सेंट्रलाइज थे, और उसका रीजन क्या है, आयरन आ गया राजा के पास, टैक्स मिलने लग गया राजा के पास। अब राजा के पास इतने पैसे हैं कि वो नई सेना चाहे तो खड़ा कर सकता है। इसके पास इतने पैसे नहीं, अगर लोगों की नहीं मानेगा तो खुद के पास इतने रिसोर्स ही नहीं है कि ये अपनी सेना बना सके। और रिसोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ही पैसा नहीं है, इसको कहां से दें। तो आपको धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में सेंट्रलाइज सिस्टम दिखना स्टार्ट हो कि कैसे ये लोग धीरे धीरे, राजा जो है अपने पास पावर कैप्चर करेगा। तो पॉलिटिकल लेवल पर एक तो हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, सभा है, समिति है, इलेक्ट किया जाता है राजा को। लेकिन अब धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीजें हमें नहीं दिखती। तो लेटर वैदिक पीरियड में एक चीज जो चेंज होगी, धीरे धीरे पावर सेंट्रलाइज होगी। तो सेंट्रलाइज पावर एक तरीके से हमें दिखेंगे। और इसका चेंज होने का रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन आयरन, लोहे का मिलना, ये सबसे बड़ा रीजन। और लोहा जैसे ही मिलेगा तो लैंड की बात आएगी। देखो पहले क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड में लैंड की कोई वैल्यू नहीं थी, सब जगह लैंड पड़ी थी, जिसको जितनी लेनी ले लो। कितना ले पाएगा, कितना एग्रीकल्चर करेगा, हथियार ही नहीं है, ना ऐसे कोई इक्विपमेंट है जिससे ज्यादा जुताई हो सके, ट्रैक्टर वगैरह कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आयरन मिला तो लैंड की वैल्यू बढ़ी। अब लोगों को पता है, तो पहली बार लैंड की बात आने लगी, और साथ में एग्रीकल्चर प्राइमरी प्रोफेशन बन गई। तो ये चीजें एक तरीके से चेंज लेके आई पॉलिटिकल सिस्टम। और जब ये सब चीजें हुई तो किंग की जो पावर है वो बढ़ी, किंग पावर इंक्रीज हुई। और किंग की पावर इंक्रीज होगी तो सारी चीजें अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर देगा। और किंग ने बोला कि भैया जो भी आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है उसका टैक्स आप मुझे दोगे, बलि दोगे, और जो नहीं देगा उससे वसूला जाएगा। तो किंग की पावर इंक्रीज हुई टैक्स से, जिसे बलि कहते हैं। पहले सबसे प्यार से मांगा गया, और जो प्यार से नहीं दे रहा था उसको जबरदस्ती लिया। तो एक तरीके से किंग की पावर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है रिसोर्स के मामले में। तो प्यार से मान गए तो अच्छी बात, नहीं माने तो भाई किंग तो पावर यूज करेगा। तो अपने फोर्स के बल पे भी वो टैक्स लेने लगा। तो फोर्स, अपने जो सोल्जर थे वो भी यूज करने लगा कि भाई इस वाले बंदे से जाओ टैक्स लेके आओ। धीरे धीरे लोगों में थोड़ा डर बनेगा किंग के प्रति, और किंग को अपना
हेड मानने लग जाएंगे, और किंग बोलेगा मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, तुम लोगों से थोड़ा सा सुपीरियर हूं। और यहीं से धीरे धीरे गॉड, या आप कह सकते हो भगवान, जो इंडिया में डेवलप हुआ, उसकी एक तरीके। अभी तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले थे और अर्ली वैदिक पीरियड वाले थे, नेचर की वर्शिप करते थे, लेकिन किंग बोलेगा नहीं, अब मैं हूं ना, तो मेरी बात करो। और साथ में बोलेगा अब हमारे पास भगवान है, इनकी वर्शिप करो, और अपने आप को थोड़ा सा दिखाएगा, मैं भगवान के बहुत नजदीक हूं और भगवान ने मुझे उतारा है। और साथ में हमें एक बुक में, जो ब्राह्मण लोग लिखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, एक टेक्स्ट है, उसमें बोला जाएगा किंग रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। देखो, भगवान का कहने से लोग आपसे डरने लगे, तो इसलिए लोगों के माइंड में करने के लिए ऐसी टेक्स्ट लिखी गई कि भाई हम लोग भगवान के वो हैं। जैसे आजकल भी आप देखते हैं, जब हमारे यहाँ कोई फेमस लीडर होता है तो उसकी मूर्ति बना दी जाती है, इसका मतलब वो भगवान का एक फेमस है, और भगवान से सब लोग डरते हैं। तो भैया उसकी बात को कैसे आप लोग अलग कर सकते हो? यहीं पर अब अपने आप को प्रूफ करने के लिए किंग यज्ञ करवाता है। हमारे देश में यज्ञ होने लगे, अलग अलग टाइप के यज्ञ होंगे। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अपने आप को राजपुत्र, राजा का पुत्र। साथ में वाजपेयी यज्ञ, ये भी होने लग जाएगा। किंग अपने आप को ज्यादा पावरफुल एक तरीके से बता रहा है। और साथ में अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इसमें क्या करेगा किंग? अपना घोड़ा मोहर लगा के पंच करके छोड़ देगा, और बोलेगा ये सारी टेरिटरी मेरी है जहां तक घोड़ा जाएगा, और अगर किसी ने इसको रोका तो इसका मतलब उसे मेरे से लड़ना पड़े। राम जी ने भी ऐसा किया था, जब उनके बेटों ने उन्हें पकड़ लिया था, उनके घोड़े को। तो ऐसे ये लोग कई यज्ञ करते हैं और अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं। तो यज्ञ की बातें, पूजा पाठ की बातें भी इसी टाइम शुरू हुई, लेटर वैदिक पीरियड। और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज करेगा। अब इसके पास पैसे हैं, तो परमानेंट फोर्स इसके पास है, सोल्जर बनेंगे, वो भी परमानेंट। और अब ब्लड के बेस पे राजा बनेगा, जेनेटिक राजा। राजा का बेटा राजा बनेगा, तो पहले क्या था? जनता चुन रही थी। और साथ में राजा अपनी तारीफ करवाने के लिए ब्राह्मण का यूज करेगा। ब्राह्मण को बोलेगा देखो भाई, जो जो चीजें हमारी तारीफ किया करो, ज्यादा वो करने की कोई बात। और जो सभा और समिति हमने देखी थी, वो खत्म हो जाएंगी। सभा समिति की पावर काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई, और उनके पास ज्यादा पावर नहीं है, जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा। तो ऐसे धीरे धीरे जो राजा है वो ऑटोनॉमी एक तरीके से करने लगा, उसके पास ज्यादा पावर सेंट्रलाइज हो गई, इसलिए हमने बोला धीरे धीरे सेंट्रलाइज सिस्टम हो। तो राजा के पास पॉलिटिकल लेवल पे पावर है, और अपनी पावर को दिखाने के लिए रिलीजन का यूज करेगा, और रिलीजन में ब्राह्मण को एक तरीके से बढ़ाएगा। तो साथ में हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे वर्ना सिस्टम, जो कर्म के बेस पे था, अब वो धीरे धीरे जेनेटिक होगा, और अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, राजा का बेटा राजा, ये सारी चीजें बनी।
और इसका मेन रीजन था, इनको डर भी था। देखो, जब किसी के पास रिसोर्स होते हैं, जो भी इनकम कमाता है, तो वो अपने रिसोर्स को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को देना चाहता है। अगर नहीं दे पाता है तो उसे लगता है कि मैंने जीवन बर्बाद कर दिया इन रिसोर्स के चक्कर में। तो अपनी इस बात को फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि राजा का बेटा राजा। और इसीलिए हमारी सोसाइटी में आपने देखा भी होगा, अगर किसी अमीर आदमी के घर बेटा ना हो तो बौखला जाता है कि अब मैं अपनी पावर किसको देके जाऊंगा, इतने सारे रिसोर्स मैंने इकट्ठा किए, अपना पूरा जीवन देके वो किसके पास जाएगा फिर। तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। सेम यहीं पे प्रॉब्लम होती है। राजा बोला, यार मैंने इतनी मेहनत की है, सारी चीजें की है, लेकिन कोई भी मेरे पैसे को यूज कर लेगा। इसलिए ये लोग रिलीजन को, कास्ट को प्रमोट करेंगे। ये ब्राह्मण के फायदे में भी था, ब्राह्मण को भी यही बात लगती थी, डर रहता था अगर मेरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हुआ तो ऐसे तो मेरे बच्चा काफी पिछड़ जाएगा, कंपटीशन भी ज्यादा मिलेगा, कोई वैश्य का बच्चा मंत्र वंत्र पढ़ लिया तो। ऐसा ही राजा के साथ, इसलिए धीरे धीरे जेनेटिक तरीके से देखें। और हम जब सोसाइटी के लेवल पे पढ़ेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड की सोसाइटी और लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है, उस टाइम भी हमें ये गैप दिखेगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे एक पावर इंक्रीज हो रही है, सेंट्रलाइज हो रही है। तो ये आज की क्लास थी, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।